जी, मेरा नाम है अर्पित मिश्रा। आज हम वापस से इम्पैक्ट बोर्ड चैनल की तरफ से आपके लिए जो आने वाले आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम, एसएससी एग्ज़ाम के लिए जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के वो हम आपके लिए लेके आए हैं विद सॉल्यूशंस विद रिलेटेड कंटेंट जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो आज की क्लास हम चालू करते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल इम्पैक्ट बोर्ड, जिससे हम आपको और अच्छा कंटेंट दे सके। प्लीज़ अपना फीडबैक दीजिए फॉर बेटर, तो हम आपकी हेल्प कर सकें। हमारा पहला क्वेश्चन आज का होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ अ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट क्या नहीं है? देखिए, जो ऑप्शन था वहाँ उसके हिसाब से आंसर था लार्ज इंटेस्टाइन। तो सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन नहीं है। देखिए, सर्कुलेटरी सिस्टम थोड़ा बड़ा है, बायो का पार्ट है। इसको हम एक अलग वीडियो में कवर करेंगे, एक अलग पीडीएफ से कवर करेंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे इस पे जाके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलाइज इज एन इनिशिएटिव ऑफ। देखिए, इसका आंसर उसमें वैसे लिखा नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ कि ये यूरोपियन यूनियन का इनिशिएटिव है। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस इज एन इनिशिएटिव ऑफ यूरोपियन यूनियन। देखिए, असल में अलग अलग कुछ कन्वेंशन है जो अक्सर पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। अगर आप देखें उसका ट्रेंड, तो कुछ एक पार्ट है वो मैं आपको इसमें बताना चाहता हूँ। सबसे पहले आप देखिए रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन तो याद रखिए, ये वेटलैंड्स के लिए 1971 अडॉप्टेड भी 1971 केम इनटू फोर्स। तो आप शायद छोड़ सकते हैं, लेकिन इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर और किस चीज़ के लिए वो इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप रामसर की बात करेंगे तो रामसर इज फ्रॉम वेटलैंड्स, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे वेटलैंड्स, और ये ईयर है इसका 1971। अगला है स्टॉकहोल्म कन्वेंशन। स्टॉकहोल्म इज ऑल्सो इन यूरोप, 2001 में आया है। रिलेटेड टू पीयूपीज, देखिए परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, ये अडॉप्टेड हुआ था आपका जिनीवा में। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स क्या है? ये जैसे कुछ एक टाइप के पोल्यूटेंट्स हैं जो अपने एटमॉस्फेयर में कह सकते हैं, जमीन में, हवा में, पानी में बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए रह सकते हैं। तो इन जो हमारा मेन मोटिव था इस स्टॉकहोल्म कन्वेंशन का, कि इनको इनका यूज़ जितना भी कम से कम हो सके या रिड्यूस हो सके या खत्म ही हो सके। स्टॉकहोल्म कन्वेंशन अगर आप देख सकते हैं वो है आपका 2001। साइट्स साइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। साइट्स है कन्वेंशन और इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड लाइफ फ्लोरा एंड फौना। ईयर है आपका इसमें 1963। देखिए, कुछ जैसे आप जानते हैं हमारे अभी जितने बिग कैट्स हैं वो इंडेंजर्ड हैं। ऐसे ही बहुत लोग का शिकार होता है। आप देखेंगे इस टाइम राइनोसरस था, जो अभी लास्ट वाइट राइनोसरस अफ्रीका में, इंडिया में भी राइनोसरस कंजर्व्ड है। तो ऐसे कई टाइप के शेड्यूल मैंने आपको बताया था इंडिया में भी, इसके लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अलग से मैं वैसे आपको अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ इसके बारे में, लेकिन आपको बता देता हूँ वापस। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी भी इसी के तहत बनी थी इंडिया में। तो इससे बेसिकली क्या है कि हम 1963 के बाद ये लेके आए थे, जिससे हम भी अपने देश में वाइल्ड लाइफ, फ्लोरा, फौना सबको कंजर्व कर पाए। तो अगर आपको इससे रिलेटेड थोड़ा और जानना है तो आप मेरी पिछली वीडियो जो फर्स्ट पार्ट है, जीए का जो फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड किया है, उसमें जाके भी आप देख सकते हैं। तो लेट्स गेट टू द अगला है कन्वेंशन ऑन सीबीडी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। पूरा मतलब ब्लैंकेट था ये भी एक तरीके से, जो बायोडाइवर्सिटी है पूरे वर्ल्ड में उसके लिए था 1992। ये मतलब भाई कंजर्वेशन है बायोडाइवर्सिटी का। बॉर्न कन्वेंशन, ये भी पूछा जाता है वैसे सवाल, अगर मैं आपको बोलूँ तो अगला आप इसको देखिए। बॉर्न 1979 में स्टैब्लिश्ड है। कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल। देखिए, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि अक्सर आप जो माइग्रेशन है खासकर बर्ड से रिलेटेड अगर आप देखें, आर्कटिक सर्कल की तरफ से या उससे थोड़ा और टुंड्रा रीजन से आगे जाते हैं तो कई तरफ से, यूरोप से, आपके रशिया के पार्ट से और ऊपर से भी देखेंगे बर्ड्स माइग्रेट करती हैं इंडिया की तरफ, अफ्रीका की तरफ, और लाइक कोल्ड कंडीशन से वार्म कंडीशन की तरफ। तो बॉर्न कन्वेंशन उस जो माइग्रेटरी पैटर्न को स्टडी करते हुए उनकी कंजर्वेशन पे ध्यान देता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप देखें तो बॉर्न कन्वेंशन। अगला है आपका वियना, इसमें शायद वी मिसिंग है, थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। है वी, वियना कन्वेंशन। वियना बहुत पूछा जाता है 1985। ये ओजोन लेयर से, क्योंकि इसमें
प्रोटेक्शन करना था ओजोन लेयर, प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर के लिए वियना बॉन आपने पीछे पढ़ा, वैसे वियना है ओजोन लेयर के लिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट। और ये मॉन्ट्रियल भी आपको पढ़ना चाहिए। मॉन्ट्रियल इज 1987। ये ओजोन जो सब्सटेंस थे इसके ऊपर प्रोटोकॉल लाया गया, जो CFCs थे, हेलोजेंस थे, जिनसे ओजोन लेयर आप जानते हैं ओजोन लेयर रिकवर कर गई है आज की डेट में थोड़ी सी, लेकिन जो डेप्लेट कर रहे थे उनके लिए जब सब्सटेंस, इसीलिए मॉन्ट्रियल होगा सब्सटेंस के लिए। ओजोन डेप्लेटिंग ODCs, ओजोन डेप्लेटिंग सब्सटेंस, ODS सॉरी, ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस के लिए था मॉन्ट्रियल, और वियना था सिर्फ ओजोन के लिए, लेयर से रिलेटेड। अगला है आपका कियोटो। मैं जितने भी यहाँ लाया हूँ ये सब इंपॉर्टेंट ही है, आप एक बार अगर इनको ऊपर से भी रीड कर लेंगे आपको एक फेयर आइडिया मिल जाएगा, जिससे आप आगे इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। कियोटो इज रिलेटेड विद ग्रीन हाउस, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल टू रिड्यूस ग्रीन हाउस एमिशंस। ग्रीन हाउस गैसेस जैसे आप जानते हैं मीथेन, और सबसे इम्पोर्टेंट है CO2, ये सब आपके फ्यूल कंजम्पशन से ज़्यादा रिलेटेड है, तो इसको लाना था। क्योटो प्रोटोकॉल लाया गया, क्योटो इज इन जापान। मैं आपको बता दूं, तो इसके तहत ये प्रोटोकॉल लाया गया था कि जितना जल्दी ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने से क्या होगा कि आपका जो ग्लोबल टेम्परेचर है, जो उम्मीद है शायद कहीं कहीं रिपोर्टों के हिसाब से 2 डिग्री या 2.5 डिग्री के ऊपर जा सकता है, तो पोलर आइस कैप्स मेल्ट हो सकती हैं, डिजास्टर्स आ सकते हैं, शिफ्ट्स हो सकते हैं बहुत सारे क्लाइमेट में, तो उसके लिए ये लाया गया था। तो क्योटो तो सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से, इसको आपको यूनिवर्सली भी आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगला है हमारा यूनाइटेड नेशन FCCA, फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये भी 1992 का है। ट्रीटी टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज थ्रू अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन एफर्ट्स डायरेक्टेड बाय कंट्रोल ऑफ एमिशंस ऑफ ग्रीन हाउस गैस। क्योटो और यूएनएफसी दोनों लगभग थोड़ा थोड़ा आपको सेम दिख रहा हो। क्योटो पहले है, यूएनएफसीसी क्योटो बाद में है, यूएनएफसीसी पहले आया था कि कंट्रोल किया जाए ग्रीन हाउस गैस। तो आप एक तरीके से बोल सकते हैं कि क्योटो बाद में आया है, और आपका क्योटो बाद में आया, यूएनएफसीसी जो इसका एग्रीमेंट फ्रेमवर्क था वो पहले आया है। अगला है कार्टेजिना प्रोटोकॉल 2000 में आया है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी टू द कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। यूएन रेड 2008, रिड्यूसिंग एमिशंस फॉर डिफोरेस्टेशन। ये डिफोरेस्टेशन मतलब जो पेड़ काटते हैं, फॉरेस्ट्री रिड्यूशन, पेड़ काटते हैं, सॉइल अंदर का लूज हो जाता है, तो एक ओवरऑल ये भी एक UN REDD 2008 यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम। रेड मतलब रिड्यूसिंग एमिशंस एंड डिफोरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, तो इसमें तीनों हो जाता है। एमिशंस को भी कंट्रोल करना है आपको, एमिशंस को कंट्रोल करना है, फॉरेस्ट को सेव करना है, या डिफॉरेस्टेशन कटने से भी बचाना है, और इनका डिग्रेडेशन भी बचाना है, तो फॉरेस्ट डिग्रेडेशन से भी रिलेटेड है। नागोया प्रोटोकॉल 2010 में आया है, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल टू एक्सेस जेनेटिक रिसोर्सेज इन द फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम यूटिलाइजेशन टू कन्वेंशन। देखिए बायोलॉजी, देखिए असल में क्या है, जीन थेरेपी अभी आप देख रहे होंगे, साइंटिफिक एडवांसमेंट आई, तो साइंटिस्ट अलग अलग लेवल पे, अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनियां, जो जेनेटिक पूल है वर्ल्ड का, मतलब उससे मान लीजिए कह सकते हैं, गलत वर्ड होगा छेड़छाड़, मतलब चेंज करने की कोशिश होगी और बेटर वेराइटी कुछ अच्छा बनाया जा सके, तो ये उसके नागोया प्रोटोकॉल अगर आपसे पूछा जाए तो जेनेटिक रिसोर्सेज एक्सेस इक्विटेबल, जो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल ऑन जेनेटिक रिसोर्सेज एंड द फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग, मतलब इसको अच्छे काम के लिए यूज किया जा सके। तो अगर आपको नागोया के बारे में पूछा जाए तो सबसे सिंपल होगा मेरे हिसाब से, जेनेटिक रिसोर्सेस का सही यूज। अगला है COP24, ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है जो UNFCCC में पड़ा था, उसकी 24th मीटिंग है ये असल में, ये 2018 में हुई थी। इसमें कुछ अच्छे बड़े बड़े डिसीजन लिए गए थे, ये मैं आपको डिस्क्रिप्टिवली आगे के क्लासेस में बताऊंगा। तो वही क्लाइमेट चेंज के लिए 2016 किगाली, किगाली ये पूछा हुआ सवाल है, मैं आपको बता दूं, किगाली अमेंडमेंट जो भी है ये पूछा हुआ है, अमेंडमेंट टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो मॉन्ट्रियल आपने पीछे पढ़ा था, मैं आपको मॉन्ट्रियल पढ़ा था 1987 में, ऑन डिप्लीट द जो ओडीसी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के ऊपर, तो किगाली उसका ही एक तरीके से एक आगे जाके का अमेंडमेंट है, कुछ चेंजेस लाए गए होंगे किगाली, तो किगाली इज रिलेटेड टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है।
अगला है मिनामाटा। मिनामाटा डिजीज है, असल में मरकरी से होती है। आपको बताऊं तो इसमें क्या होता है कि मरकरी का ये जापान में मैं आपको बताऊं विटनेस की गई थी डांसिंग कैट्स, बिल्लियों के ऊपर इसका असर देगा। डांसिंग कैट्स बहुत, इसकी स्टोरी बहुत अलग है। मिनामाटा का पता ही चला था थोड़ा लेट, जब असल में फिशेस के ऊपर मरकरी ने, मैं आपको बताता हूँ मरकरी का जो इफेक्ट गया फिशेस पे, फिशेस से गया ये कैट्स पे जिन्होंने खाया, तो ये ओवरऑल एक पैटर्न बना, जिससे फिर पता चला कि मरकरी की यूज से जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो उसके लिए अडॉप्ट किया गया था मिनामाटा कन्वेंशन फॉर, जो अब देखिए, प्रोटेक्ट हेल्थ एंड एनवायरनमेंट फ्रॉम द एडवर्स इफेक्ट ऑफ मरकरी। ठीक है, ये रहा आपका मरकरी। आपको अगला बताया रोटरडैम कन्वेंशन है 1998 का। इसमें है इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसीजर फॉर सर्टेन हैजर्डस केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड इंटरडल्ट्रेट। अच्छा, दुनिया में कुछ सब्सटेंस है जो मान लीजिए कि जो हैजर्ड है, ये उसके ऊपर एक कन्वेंशन था। देखिए क्या होता है, जो हैजर्डस होते हैं कभी कभार आप देखते हैं सी में इंसिडेंट हो गए, कुछ बहुत भयंकर बह गया, जिससे आसपास की जो फ्लोरा फौना जो भी बायोडाइवर्सिटी थी उस पर इफेक्ट पड़ा, तो उसके ऊपर एक कन्वेंशन या कह सकते हैं एक तरीके का एग्रीमेंट डिसाइड होता है। सब पूरे बड़े बड़े देश बात करते हैं कि इस पर्टिकुलर चीज़ को कैसे सिक्योर रख के उसको ट्रांसपोर्ट करना है। तो आप ये चीज़ समझ सकते हैं। ऑन ये देखिए, इसमें प्री प्रायर, जैसे कोई हैजर्डस चीज ट्रैवल कर रही है, तो उसका एक प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट जिस रूट पे पास कर रही है वहाँ होना चाहिए। COP 25 2019 का है सेम। तो ये मैंने आपको कुछ इससे रिलेटेड बताया, तो ये PDF शेयर करेंगे, आप उससे पढ़िएगा। हो सके तो अपने टाइप से भी पढ़िए, क्योंकि क्लाइमेट में देखिए पॉल्यूशन, क्लाइमेट, वाइल्ड लाइफ और इंडिया से रिलेटेड जितने मैंने पीछे डिस्कस करेंगे कुछ एक्ट अपने पहले क्लास में, GA से रिलेटेड जो मेरा पहला क्लास था, तो आप इसको पढ़ते रहिए। ये करंट का भी सवाल इससे बनता जाएगा, और इसमें जो ये प्रोटोकॉल्स होते हैं ये अक्सर रिपीट होते हैं, तो आप इनकी प्लीज तैयारी करिए। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। GN, देखिए नेट नेशनल प्रोडक्ट, ये इकोनॉमी का सवाल है। व्हाट इज NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ये GNP माइनस डेप्रिसिएशन। ये एक तरीके से आपका GDP होता है, कई चीज़ें इकोनॉमी का पार्ट है ये, जिससे कैलकुलेट करते हैं नेशनल लेवल पे। कुछ स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस होती हैं, जिससे जो भी डिप्रिसिएशन हो रहा है, जो आपके देश में प्रोडक्ट बन रहा है या उसका एक्सपोर्ट है, कुछ बहुत मतलब एक बहुत ब्लैंकेट चीज़ है, ये बहुत बड़ी है थोड़ा। इसको मेरे ख्याल से इसमें चार होते हैं, अगर आप देख GNP है, NNP है, फिर इसमें डिप्रिसिएशन लग रहा है, या फिर नेट है। तो मैं इसको आपको एक इसके लिए एक लंबी क्लास चाहिए होगी, क्योंकि इसको समझाना थोड़ा टफ है, इसमें कई टर्म्स आते हैं जो थोड़े टफ है। तो मैं इसको आगे अभी, अगर आपको एज अ PYQ अगर आपको इसको देखना है तो आप इसको समझिए। अगर आपसे पूछा जाए NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन। अच्छा, अगला सवाल है आपका भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है मुंबई में। ये देखिए, ये रिलेटेड है न्यूक्लियर, न्यूक्लियर एनर्जी। आप समझ पा रहे होंगे, भाभा एटॉमिक रिसर्च, यहाँ रिसर्च होता है न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड, या फिर जैसे जो न्यूक्लियर फ्यूल से रिलेटेड। तो मैं आपको इसके ये थोड़ा सा, मैंने पिछले क्लास में भी बताया था कि, तो मैं आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, तो मैं इसको आप इसमें बताता हूँ थोड़ा। देखिए, जो आपका न्यूक्लियर एनर्जी है, ये जो अब बेसिकली न्यूक्लियर जो सब्सटेंस आपको सबसे ज़्यादा यूज होता है फ्यूल, यूरेनियम है। यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, इसके आइसोटोप्स हैं, थोरियम भी है। थोरियम का सवाल आता है कभी कभार की, तो आपके जो केरला की मोनाजाइट सैंड है, उसमें अबंडेंट लेवल पे थोरियम पाया जाता है। केरला सैंड, मोनाजाइट। मैं इसके बारे में बता दूं, जब ये आप न्यूक्लियर एनर्जी की बात करते हैं, तो न्यूक्लियर एनर्जी निकलती है, दो टाइप के रिएक्शन है इसमें। फिजन, फिजन से आप समझ पा रहे होंगे, दो पार्टिकल, एक पार्टिकल ब्रेक हो जाते हैं दो पार्टिकल्स में, ये फिजन है। और इसमें रिलीज होते हैं न्यूट्रॉन्स प्लस एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी। अगला है फ्यूजन, दो को कंबाइन किया जाता है, एक मिनट, दो पार्टिकल्स को कंबाइन करके एक पार्टिकल बनाया जाता है। इससे रिलीज हुई एनर्जी जो यहाँ अगर E है, तो ये मल्टीप्लायर होता है, इफेक्ट होता है जो E से भी कई गुना ज्यादा। मतलब कह सकते हैं जो एनर्जी है वो
इज, इसको कंट्रोल भी नहीं किया गया, मैं आपको बताता हूँ, एनर्जी इज ग्रेटर देन फिजन, और फ्यूजन ही है सोर्स ऑफ सन। जो सन में आप देख रहे हैं, जो दहकता हुआ गोला आप इस वर्ल्ड में देखते हैं, तो फिजन है, फ्यूजन है। इसमें जो आप देख सकते हैं ऊपर, जो फिजन है यही जाके, अब मैं इसको बाकियों को हटा देता हूँ। जो फिजन की पावर है ये यूज की जाती है न्यूक्लियर रिएक्टर में। फ्यूल मैंने आपको बताया यूरेनियम की तरह काम करता है। अच्छा, इसमें जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं मैं आपको बता देता हूँ। इसमें हैवी वाटर माने D2O, ये इसका फॉर्मूला होता है। सॉलिड ग्रेफाइट आर यूज्ड एज न्यूट्रॉन मॉडरेटर। अच्छा, मॉडरेटर क्या होता है? स्पीड कंट्रोलर। न्यूट्रॉन जब चल रहे हैं तो स्पीड, उनकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है एज हैवी वाटर एंड सॉलिड ग्रेफाइट एज न्यूट्रॉन मॉडरेटर टू रेगुलेट स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स ऑफ फ्यूल। ये है आपका। और कंट्रोल रॉड्स होते हैं कैडमियम के। कैडमियम भी एक सब्सटेंस होता है, ये एब्जॉर्ब कर देता है न्यूट्रॉन्स को। तो दो टाइप की चीजें अगर आप न्यूक्लियर रिएक्टर में, वैसे मैं बताऊं तो दो पार्टिकल को आपको फिजन मतलब उसको तोड़ना होता है, खूब सारी एनर्जी निकलती है, लेकिन न्यूट्रॉन्स निकलते रहते हैं, तो एक चेन रिएक्शन क्रिएट हो जाएगी। जैसे ही ये टूटे तो न्यूट्रॉन आए, फिर ऐसे ही करते करते ये रिएक्शन बढ़ती जाएगी, और जब तक डिके नहीं हो जाता कंबाइंडली पूरे आपके मटेरियल का या फ्यूल का। इसलिए न्यूट्रॉन की प्रो को कंट्रोल करना होता है, जिससे कि पूरे रिएक्टर को कंट्रोल किया जा सके। वरना मतलब एक बॉम्ब की तरह, ये बॉम्ब असल में वही है कि आप कंट्रोल नहीं करते हो न्यूट्रॉन्स को बस। तो मैं आपको बताऊं तो आपने दो कंपोनेंट है, अगर आपको पूछा जाए क्वेश्चन में, कंट्रोल रॉड्स आर मेड ऑफ कैडमियम, कैडमियम से बनते हैं, और सॉलिड ग्रेफाइट और D2O काम करता है एज अ न्यूट्रॉन मॉडरेटर। अगला, इससे जो एक मैं इसको, जो अक्सर क्वेश्चन और पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि न्यूक्लियर पावर इंडिया में जब आया, इसके जो फादर कह सकते हैं न्यूक्लियर एनर्जी के, इंडिया के, मैं एक सेकंड को बताता हूँ। न्यूक्लियर एनर्जी के जो आए वो थे होमी बाबा, होमी जहांगीर बाबा। ये 1969 में, ये रिसर्चर थे, एक साइंटिस्ट थे। 1969 में आप देखेंगे तारापुर महाराष्ट्र में पहला एक कमर्शियल रिएक्टर को एस्टेब्लिश किया गया। उसके बाद देखेंगे आप कुंडनपुलम और कालपक्कम तमिलनाडु में, दो आपके, ये रशिया की मदद से बना, मैं आपको बता दूं कुंडनकुलम। इंडिया ने कई लोगों की मदद से रिएक्टर्स को मतलब स्टैब्लिश किया था। उसमें कुंडनकुलम कालपक्कम तमिलनाडु से है, रावत भाटा राजस्थान में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वैसे नरोरा यूपी, कायगा कर्नाटका, तारापुर महाराष्ट्र, और काकरापार गुजरात। तो ऐसे कई बार आपको मैच द फॉलोइंग आता है, जिसमें स्टेट लिखे होते हैं और प्लेसेस लिखे होते हैं, आपको मैच करके सोल्यूशन देना होता है, तो उसके लिए ये एक सवाल बनता है। तो आप इसको जरूर स्टडी करिए, इंपॉर्टेंट है कहाँ कहाँ पे क्या है। इट्स ऑल्सो प्राइड मूवमेंट भी होता है। न्यूक्लियर पावर इज, वी आर न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री। ऑपरेशन पोखरण में आप देख चुके हैं। इसके बारे में आगे बात करेंगे। अगला है आपका, हु फॉट द बैटल ऑफ प्लासी अगेंस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला ने ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट आपकी बैटल ऑफ प्लासी फॉट करी थी। अगला है आपका ग्लोइंग सरफेस ऑफ सन। ग्लोइंग सरफेस ऑफ सन जो होता है फोटोस्फीयर। जो आपको यहाँ, जो आप कह सकते हैं नेकेड आई से आपको जो ग्लोइंग सरफेस दिख रहा है वो फोटोस्फीयर है। और जो सबसे आउटर मोस्ट है, जो आउटर मोस्ट लेयर है सन की, वो है कोरोना। लेकिन अगर ग्लोइंग सरफेस पूछा जाएगा तो वो है आपका फोटोस्फीयर। अगला क्वेश्चन है, ट्राई कलर होस्टेड बाय मैडम कामन स्टूगट। स्टूगट इज इन जर्मनी। ये भी, मैडम कामा इज अ फ्रीडम फाइटर। सारे फ्रीडम फाइटर को हम डिस्कस करेंगे, उनके एफर्ट क्या थे। मेरे ख्याल से ये पता भी होना चाहिए एज अ इंफॉर्मेशन भी आपको मैं, कि क्योंकि हम उस क्लास को, हिस्ट्री क्लास को ऐसा डिजाइन करना चाहते हैं वो मोटिवेटिंग भी हो, कि लोगों ने क्या किस उम्र में एफर्ट करे। तो उसमें मैडम कामा का लोग बहुत कम नाम जानते हैं, उनके बारे में भी आगे बताएंगे आपको।
तो फ्रीडम फाइटर थी मैडम का नाम आपको तो स्टुगर्ट इज इन जर्मनी। तो जो उन्होंने ट्राई कलर को होस्ट किया था उसको इंडिया में स्मगल किया गया था किसके द्वारा? इट्स अ वेरी डीप क्वेश्चन। इंदुलाल याग्निक के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एक्सिलरी मेमोरीज फ्रॉम? अच्छा, द फर्स्ट इंडियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट ये कौन सी थी? ये थी आपकी एप्पल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी मास? देखिए स्केलर और वेक्टर मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। स्केलर और वेक्टर, स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शनलेस होती है। कोई भी मतलब सब्सटेंस हो सकता है और मास से रिलेटेड है, डिस्टेंस से रिलेटेड है, आपका स्पीड से रिलेटेड है, जैसे आपको पढ़ेंगे आप। तो ये डायरेक्शनलेस है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन होता है। इनका एक डायरेक्शन स्पेसिफिक होता है, डायरेक्शन होता है। मतलब आप समझिए, मैं इसका एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि कौन कौन से मास नहीं है लेकिन इसी का एक साथ में वेट। तो मास स्केलर है तो वेट वेक्टर है। वैसे अगर आप देखें डिस्टेंस तो डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर। तो मैं आपको मतलब ऐसे करके बता रहा हूँ, ये फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट सवाल है, पूछा भी जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। देखते हैं मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो आप ऐसे कर करके कई हैं, तो आप अगर डायरेक्शन और नॉन डायरेक्शनल जो इसका इम्पोर्टेंट आपका डिस्टिंक्शन होता है। 49 पैरेलल इज द, ये असल में दो कंट्रीज के बीच का बॉर्डर है। अभी 49 पैरेलल इज इन कनाडा। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि हाँ ये रहा 49 पैरेलल। देखिए यहाँ आता है 49 पैरेलल, ये दिख रहा है आपको यूएस और कनाडा के बीच में। ये सबसे लंबा बॉर्डर भी है, सब यूएस और कनाडा का बॉर्डर बहुत लंबा है, तो ये वो सबसे लंबा है। अब जो इम्पोर्टेंट है 8 पैरेलल, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया बहुत मिलिटराइज्ड है और बहुत सेफ माना जाता है, क्योंकि बहुत मतलब इसमें आप देख सकते हैं कभी कभार उनके बीच में आप देखता होगा इंडिया उनके बीच में, लेकिन वो भी बहुत ही हैवी मिलिटराइज जोन है वहाँ का। साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया अगर आप पूछे तो ये है 8th पैरेलल। ड्यूरेंट लाइन इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान अफगानिस्तान, तो इंडिया से रिलेटेड है। ड्यूरेंट इंडिया से नहीं है, ड्यूरेंट इज रिलेटेड विद पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। नाम पूछा है वैसे मुश्किल ही जाता है 1893 में मोर्टमाइमर ड्यूरेंट। अगला है आपका हिंडनबर्ग लाइन, पोलैंड और जर्मनी। इरेलीवेंट हो गई थी ये। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स ये पूछा जाता है, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स का असल में ईयर मैं आपको बताऊं पूछा जाता है। ये वर्साइल्स ये पोस्ट जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुई थी तब हुई थी ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स 1990। तो हिंडनबर्ग लाइन कहाँ पे है? पोलैंड और जर्मनी। अभी नहीं है। मैकमोहन लाइज इन चाइना इन इंडिया, ये जो डिस्टर्बिंग लाइन आज देखते हैं जिससे आज हमारे बॉर्डर इशूज है चाइना के साथ है। वैसे एलईसी भी हमारी जो हम ये कहते हैं वर्ड यूज करते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इज ऑल्सो विद चाइना। तो इंडिया चाइना के बीच में जो बॉर्डर है मैकमोहन लाइन कहलाती है। मैनरहाइम लाइन रशिया एंड फिनलैंड। फिर अच्छा इसमें आर मिसिंग है, मैं रेड क्लिफ कर देता हूँ इसे। रेड क्लिफ लाइन ये है आपका इंडिया पाकिस्तान के बीच में। और एक रेडक्लिफ लाइन और एल ओ सी लाइन ऑफ कंट्रोल। एल ए अगर आता है एक्चुअल तो चाइना। मैं आपको बताऊं एल ओ सी इज डिफाइंड। एल ई सी नॉट डिफाइंड। हम कभी इंडिया वाले चाइना में कभी पेट्रोलिंग कर रहे हैं या चाइना वाले कभी इधर इंडिया में पेट्रोलिंग कर लेते हैं, तो अभी प्योरली डिमार्केटेड नहीं है, उसको अभी ऐसे ही रखा गया है। अगला है आपका ब्लू लाइन, लेबनान और इसराइल के बीच में स्टैब्लिश्ड बाय यूएन। ये इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। तो ये हो गया आपका अगला सवाल। अगला उसके बाद है, अच्छा मैंने शायद मिक्स कर दिया है, चलो मैं यही पढ़ा देता हूँ अभी। अगला है आपका फर्टिलाइजर रेवोल्यूशन से रिलेटेड इज विद विच कलर? फर्टिलाइजर रेवोल्यूशन किस कलर से रिलेटेड है? तो फर्टिलाइजर रेवोल्यूशन है इज रिलेटेड विद आपका ग्रे कलर। ऐसे कर करके कई रेवोल्यूशन है, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन है आपका, वो ग्रीनरी मतलब वेजिटेबल्स हॉर्टिकल्चर का रेवोल्यूशन है। इसके हाँ ये रहा।
तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा, ये अक्सर ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन, ग्रीन रेवोल्यूशन, इंटीग्रेशन ऑफ इकोलॉजिकल टेक्निकल डेवलपमेंट, मतलब इसमें ग्रीन रेवोल्यूशन में बेसिकली वीट के लिए था, क्योंकि अब 1960 और 70 के बीच में वीट, पहले आप जानते होंगे वीट आता था तो पहले यूएस से इंडिया में। तो ग्रीन रेवोल्यूशन, इनको हमें थैंक करना चाहिए एम एस स्वामीनाथन, जो आज हम सेल्फ डिपेंडेंट है इन केस ऑफ फूड। तो ग्रीन रेवोल्यूशन से हुआ। अगला प्रोटीन रेवोल्यूशन, ये सबसे रिसेंट है कह सकते हैं। ये सेकंड ग्रीन टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन, जब टेक्नोलॉजी की बात आएगी, सेकंड रेवोल्यूशन हुआ, क्योंकि प्रोटीन इंडिया, आप जानते हैं प्रोटीन डेफिशिएंट डाइट इंडिया की, वी आर लार्जली डिपेंडेंट ऑन कार्बोहाइड्रेट्स। तो प्रोटीन की डाइट का मैं तो इसको क्वांट किया था नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली ने, ये रिसेंट है। अगला आपका येलो ऑयल सीड से रिलेटेड है, सैम पित्रोदा इसके मतलब जनक माने जाते हैं, फादर माने जाते हैं, मस्टर्ड और सनफ्लावर। ऑयल सीड में बेसिकली मस्टर्ड और सनफ्लावर। अगला है आपका ब्लैक रेवोल्यूशन। ब्लैक रेवोल्यूशन रिलेटेड है आपका, ब्लैक रेवोल्यूशन अगर आप देखें तो रिलेटेड है आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट से। ब्लैक रेवोल्यूशन आपका रिलेटेड है पेट्रोलियम प्रोडक्ट से। अच्छा, ब्लू रेवोल्यूशन अगर देखिए फिश, ब्लू तो मतलब सी वाटर, आप देख सकते हैं ब्लू रेवोल्यूशन इज डिपेंडेंट विद एग्रीकल्चर एक्वेरियम प्रोडक्ट्स ऑफ फिश, डॉक्टर अरुण कृष्णन। नाम याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, कभी कदार मतलब थोड़ा डीप जाएगा तो पूछा जा सकता है, तो मैं आपको ये बता देता हूँ। अगला है आपका ब्राउन रेवोल्यूशन, लेदर और कोकोआ, कोकोआ से चॉकलेट बनती है, एंड नॉन कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स। गोल्डन फाइबर इज विद जूट, जूट के लिए गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन है। गोल्डन, अच्छा गोल्डन फाइबर, फाइबर की बात आएगी तो जूट, और गोल्डन रेवोल्यूशन की बात करेंगे तो ये हॉर्टिकल्चर, इसमें मतलब हॉर्टी मतलब फ्रूट्स हैं मेन, लेकिन आप अगर जाएं तो फ्रूट, हनी और हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, इसमें निरपक तुझे तो तेज। अगला क्वेश्चन हमारा है ग्रे, ग्रे तो मैं आपको क्वेश्चन बता चुका हूँ, इज रिलेटेड फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर क्वेश्चन मतलब जितना इंडिया डिपेंडेंट है, जितना मतलब क्रॉपिंग एरिया है, उस हिसाब से फर्टिलाइजर इंडिया को चाहिए, तो उसके लिए चालू किया गया था ग्रे रेवोल्यूशन। पिंक रेवोल्यूशन रिलेटेड आप कलर से भी थोड़ा पहचान सकते हैं, अनियन, फार्मास्यूटिकल, ये थोड़ा अलग अलग हो जाता है फार्मास्यूटिकल, लेकिन अनियन, प्रॉन और फार्मा, ये तीनों के लिए यूज करते हैं। दुर्गेश पटेल इज द लीडिंग पर्सन। अगला है आपका सिल्वर रेवोल्यूशन। सिल्वर चांदी मतलब इज रिलेटेड एग एंड पोल्ट्री, एग एंड हैन, इंदिरा गांधी इनकी माँ मानी जाती हैं। सिल्वर फाइबर, अच्छा अभी हमने गोल्डन फाइबर जूट देखा था, सिल्वर फाइबर आप देख रहे हैं कॉटन। रेड मतलब मीट और टमाटोज, विशाल तिवारी। राउंड रेवोल्यूशन, गोल पोटैटो से रिलेटेड। अगर आप वहाँ स्पेसिफिकली आपने देखा होगा, जो आपने हॉर्टिकल्चर से पढ़ा, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, गोल्डन रेवोल्यूशन था हॉर्टिकल्चर से, लेकिन राउंड अगर पूछा जाए तो पोटैटो। ग्रीन विथ फूड ग्रेन्स हमें स्वामीनाथन, व्हाइट रेवोल्यूशन इज मिल्क प्रोडक्ट्स, वर्गीस कुरियन। ये इंपॉर्टेंट है, वर्गीस कुरियन भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है। तो मैं आपको अगला क्वेश्चन इसमें बताता हूँ। अच्छा, साहित्य अकेडमी से रिलेटेड है ये। साहित्य अकेडमी इज लोकेटेड हेडक्वार्टर, साहित्य, ये देखिए बड़े बड़े हेडक्वार्टर वैसे आपको साहित्य को वैसे दिल्ली में ही होते हैं। साहित्य अकेडमी लोग इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। इस ये मेरे ख्याल से अगर एक ना एक शिफ्ट में तो साल पक्का बनेगा ही, इसका कोई वो नहीं। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में लेकिन बता देता हूँ। साहित्य अकेडमी आपका, इट वाज फॉर्मली इनॉग्रेटेड बाय जीओआई ऑन 12 आपका मार्च 1954। रजिस्टर्ड है, पहले सोसाइटी था, अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। इसमें 24 इंडियन लैंग्वेजेस हैं इंक्लूडिंग इंग्लिश, और इसको जो इसका लीडिंग मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। इसमें जो रिलेटेड है अभी 2024 का मैं ये जो डाटा है उसके हिसाब से पोएट्री में हिंदी में मिला है गगन गिल को, मैं जब तक आई बहार। तो अगर पूछा जाए पोएट्री हिंदी, अक्सर मेरे ख्याल से पूछा जाता है, कभी कभार थोड़ा सा और भी पूछ सकते हैं, लेकिन जनरली आपको हिंदी तो पता ही होना चाहिए। गगन गिल हिंदी, मैं जब तक आई बहार। अगले हैं कुछ और, मैं मतलब इसको भी थोड़ा सा बता देता हूँ, ये आप जरूर पढ़िएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि ये इसका अभी 2025 का तो आया नहीं है, 24 का आ सकता है, तो आप हो सके तो 23 भी पढ़िए आप, एग्जाम घर के ऊपर है, कुछ भी हो सकता है। तो पंजाबी पारुल कौर, मलयालम के जय कुमार है, मणिपुरी है हावबाम सत्यवती देवी, गुजराती दिलीप जावेरी, असमीज समीर तांती, राजस्थानी मुकुट मनीराज, संस्कृत दीपक कुमार शर्मा। अच्छा, इंग्लिश का नॉवेल ये इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा, आप इसको ये देखिएगा, यू यू और यू, देखिए इंग्लिश नॉवेल में स्ट्राइन कायर स्पिरिट नाइट्स नॉवेल का नाम है। अगला है कश्मीरी में भी है एक, सोहन कौल साइकेट्रिक वार्ड,
बोडो में भी इस बार आया है आपका अरन राजा, स्वर्णी थकाई। स्वर्णी थकाई तो 3 नॉवेल आप देख सकते हैं, स्पिरिट नाइट, साइकियाट्रिक वार्ड और स्वर्णी थकाई। अर्स्टीन कायर, सोहन कौल और अरन राजा। लैंग्वेजेस इंग्लिश, कश्मीरी एंड बोडो। शॉर्ट स्टोरीज में अगर आप जाएं तो नेपाली और सिंधी है, युवा बरवाल और हंसराज बलवानी। पुरजो और चिची मीरा। ऐसे में कोंकणी में आपको मिल रखा है मुकेश थाली। मैथिल में आपको है महेंद्र मलंगिया। उड़िया इस बहन साहब चरण समाई, वैष्णव चरण समाई। इस बार प्ले में मिला है संताली। जो सिंगल होते हैं उनको जो याद रखिए, महेश्वर सौर्ण, सीचर सावंत रेन। तो रिसर्च में तमिल ए आर वेंकट चलपथी। और लिटरेरी क्रिटिज्म में अब देखिए कन्नड़ है, मराठी है, तेलुगु है। तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। देखिए एक बार में तो देखिए नहीं, मेरे बोलने से शायद होगा, लेकिन आप एक बार इसको रीड करेंगे तो आपको एक क्वेश्चन मेरे हिसाब से मतलब शुरुआत में हो सकता है, एज अ पूरा एग्जाम जितने शिफ्ट होंगे तो आपको साहित्य अकेडमी मिलेगा ही मिलेगा। तो उसको आप जरूर पढ़िए। इंद्रधनुष फ्रेमवर्क का जियो है, ये रिवैम्पिंग, अगर आप रिवैम्पिंग मतलब क्या होता है, तो आप देखेंगे कई साल पहले जो आपके पीएसबीज थे, पीएसबी माने आपका यहाँ पे आता है, पीएसबी है बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक। बैंक की बैलेंस शीट जो भी मतलब जो लोन दे रहे हैं, लोन की रिकवरी है, तो बैंक की एक बैलेंस शीट होती है, उनमें कितना डिपॉजिट होना चाहिए, कितना है या कितना मेंटेन करना चाहिए। तो इंद्रधनुष फ्रेमवर्क था कि जो बैंक की माली हालत थी, तो आप देखते हैं कई बैंक आज के टाइम कभी कभार अपनी रॉन्ग प्रैक्टिसेस, मेल प्रैक्टिस के वजह से प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो एक फ्रेमवर्क लाना मतलब एक रूल लाना, तो जीओआई लाया था। जो रिवैम्पिंग मतलब रिवैम्प करने का मतलब ही होता है कि जब आप उसके हो सकता है मैनेजमेंट में चेंज करें, उसके काम करने के तरीके में भी चेंज लाएं। तो अगर आप पढ़ें इसको, इंटेलिजेंस फ्रेमवर्क रिवैम्पिंग पीएसपीस। लीचन में एक बार बता चुका हूँ, पिछले क्लास में भी लीचन आया था। देखिए लीचन इज इंपॉर्टेंट। लीचन इज एन इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन। जो हवा में पोल्यूशन होता है उसका इंडिकेटर होता है, कलर चेंज हो जाता है। इंडियाज फर्स्ट एटॉमिक पावर स्टेशन वाज कमीशन इन 1969, तारापुरम। मैंने आपको ये डिस्क्राइब किया है। फंडामेंटल ड्यूटीज वर एटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल ड्यूटीज जो आप जानते हैं, 42nd अमेंडमेंट 1976 से ये आए थे। जो हमें जैसे हमें मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, तो जो कुछ हमें कुछ गवर्नमेंट ने 1976 में सोचा कि कुछ अधिकार मिलते हैं, उसके साथ मतलब जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी होनी चाहिए। इसमें एक बेसिक आप कह सकते हैं सिविक सेंस के रिलेटेड होते हैं ये, कि आप कुछ ऐसा मत करेंगे जिससे आपके अगल बगल की सोसाइटी एज अ कंट्री प्रॉब्लम में है। तो मैं आपको बता दूं 42nd अमेंडमेंट के बाद, जो मैं आपको पहले बता दूं, जो 40 जो बहुत इंपॉर्टेंट मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए प्रियम्बल में चेंज हुआ, 2 वर्ड इंक्लूड करे गए, सेक्युलर और सोशलिस्ट। फंडामेंटल ड्यूटीज 51A, आर्टिकल 51A से बेस्ड। अच्छा रिकमेंडेशन अगर आपको हो सकता है पूछिए, अक्सर पूछा भी जाता है, ये थोड़ा सा गड़बड़ है। रिकमेंडेशन है स्वर्ण सिंह कमेटी। ऑन द रिकमेंडेशन, जिन्होंने इसके बारे में बोला कि ये वैसे रशिया फॉर्मर यूएसएसआर से ली गई थी। तो स्वर्ण सिंह कमेटी, सिक्योर अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट, मतलब इसमें कई हैं वैसे तो। आपका 42nd अमेंडमेंट में कुछ और आर्टिकल भी ऐड करे गए थे, ये तो मैं इसको हटा देता हूँ, यहीं तक है। तो इसमें इक्वल जस्टिस है, प्रोवाइड फ्री लीगल एड एड, जैसे आप जो ये ए और बी अब देखेंगे ना, तो वो समझ लीजिए अमेंडमेंट। तो वैसे इसमें जो जो आपको जैसे फ्री लीगल एड टू द पुअर, उसकी सहायता की जा सके, लीगली कोर्ट में जाए तो दर दर ना भटके, चिल्ड्रंस की हेल्प करना, आर्टिकल 39 था। टू टेक स्टेप्स फॉर द पार्टिसिपेशन वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। देखिए इंडस्ट्री में आप देखते हैं अक्सर वर्कर्स लेवल पे उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं होता बोर्ड में, कोई उनकी बात रख सके। तो 42nd अमेंडमेंट से ये भी कोशिश की गई कि जो वर्कर्स हैं उस समय, उनकी बात मैनेजमेंट और बोर्ड में रखी जा सके। तो प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट टू सेफ गार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एंड कल्टिवेट। 42nd अमेंडमेंट की एक और जो बात है, कल्टिवेट, उन्होंने कुछ पावर थी, उसको कर्टेल करा था, मतलब कम किया था। जैसे सुप्रीम आपका देखते होंगे, राइट टू रेमेडी है, कुछ बहुत है सारी की, कुछ हाई कोर्ट्स की पावर थी, और सुप्रीम कोर्ट में, दोनों में बाइफर्केशन है। तो उसको कर्टेल मतलब कम कर देना। मैं आपको बता दूं कर्टेल करना माने कम करना, या उन कुछ पावर्स को छीन लेना, उनको हटा देना। इसमें कई चीज़ें और हैं, जैसे 42nd में क्या होता है कि स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर
वो लॉ एंड ऑर्डर आप जानते हैं स्टेट का, जैसे स्टेट लिस्ट में आता है, लेकिन इसमें भी सेंटर अपना इन्वॉल्वमेंट कर सकता है। इसके लिए भी जब कोई एक सिचुएशन ऐसी पनप आए कि जब ऐसा खतरा पनपे कि लगे, तो सेंटर अपनी फोर्सेस डिप्लॉय सॉरी कर सकता है। सॉरी, तो मैं आगे आपको इतना मैंने बताया। आगे मैं आपको जब एक डिस्क्रिप्टिव क्लास मिलेगी आपको पॉलिटी की, तो हम आपको इसके बारे में और अगला ये और हो चुका है। इसमें आया मैंने वो यूरोपियन, हाँ, हु गिव द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर द फर्स्ट टाइम। देखिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है। एम एन रॉय एक कम्युनिस्ट। इन जो ईयर जिसमें दिया है वो 1934 है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे पहले दिया था एम एन रॉय ने। बंगाली थे, ये कम्युनिस्ट थे। तो अगर आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो वो एम एन रॉय होगा। मैं आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से भी रिलेटेड कुछ पार्ट बता देता हूँ। Idea was first given by communist leader M.N. Roy 1934। फॉर्मल एस्टेब्लिशमेंट कैबिनेट मिशन प्लान आया था 1946 के बाद ये बनाई गई थी। इनिशियल मेंबर जो आप देखे 389 292 ब्रिटिश इंडिया, और राजा थे जैसे आप देख जोधपुर है, हैदराबाद है, कुछ बिहार है, कई उसे उस टाइम ये आपका लखनऊ का नवाब थे, तो कई प्रिंसली स्टेट्स भी थे, तो उसके बेसिस पे ये बनी थी। ऑन डिसम्बर 9 जो इसकी सबसे पहली मीटिंग मेरे हिसाब से हुई है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक टेम्परेरी प्रेसिडेंट भी इलेक्ट किया था, सचिंद्र नाथ सिन्हा। ये पूछा जा सकता है। अगर परमानेंट उसके बाद से जो सर्व करे हैं वो है आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो ये हमारे अगले क्वेश्चन पे। जो म्यूजिक से अक्सर अवार्ड पूछा जाता है, ग्रैमी, फिल्म से पूछा जाए तो आपके ऑस्कर्स हैं। इंडिया में फिल्म फेयर है, वैसे ग्रैमी इज लाइक प्रेस्टिजियस अवार्ड है म्यूजिक के लिए। तो ये हो गया आपका ग्रैमी अवार्ड्स हो गए। ऐसे पुलिट्जर भी आपका लिटरेचर के लिए, मैं आपको बता दूं। अभी हम एक अवार्ड्स के लिए भी क्या है, जो लीडिंग अभी 2025 चल रहा है, तो 2024 में हम कोशिश करेंगे जो आपके बेस्ट, जैसे मैं अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, लिटरेचर है, मैथ्स है, का म्यूजिक है, तो उससे रिलेटेड भी हम फिल्म फेयर है, तो हम उससे रिलेटेड एक पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे शेयर करेंगे। आपको मैं बता दूं टेलीग्राम चैनल का हमारा क्लास है वो है इम्पैक्ट बोर्ड क्लासेस। इसको टाइप करेंगे आपको मिल जाएगा। First attempt to calculate national income in India was made by दादाभाई नारोजी। दादाभाई नारोजी वॉज अ मॉडरेट लीडर, नरम दल के एक लीडर थे। ये बहुत एक इनके बारे में फैक्ट आपको पता होना चाहिए, ये इकोनॉमिक्स में काफ़ी मेरे हिसाब से मेच्योर थे, बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट थे उस समय। तो इन्होंने असल में जो कैलकुलेशन की थी कि इंडिया में कैसे ब्रिटिशर्स अपनी पॉलिसी से पैसा ड्रेन कर रहे हैं, मतलब पैसा खींच रहे थे वो एक तरीके की, मान लीजिए एक सक्शन या वैक्यूम लगा के, ये पैसा जो बाहर मतलब जो यहाँ से खींचते थे वापस इंडिया में, कच्चा माल इंडिया से खींच लेते थे या कच्चा सामान ले जाते थे अपने लैंकशायर या जितने भी बड़े बड़े मैनचेस्टर और वहाँ से फैक्ट्री से फिर डंप कर देते थे इंडिया में सस्ते रुपए में, जिससे इंडिया खरीद सके। तो एक मार्केट भी थी इंडिया, कैसे पैसा निकालना, तो उसके लिए भी उन्होंने एक, तो उस टाइम नेशनल इनकम को भी इन्होंने जो फर्स्ट अटेम्प्ट किया कि कितना इंडिया नेशनल इनकम क्रिएट हो रही है, इससे रिलेटेड मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है आपका ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाई थी इन्होंने 1867 में लंदन में, जिससे वो अपनी बात इंडिया की बात रख सके वहां पे। 1867 ईयर याद होना चाहिए आपको। इन्होंने दी ड्रेन थ्योरी, कैसे पैसा खींचा जा रहा है, जैसे इंडिया बेगर हो रहा है और गरीबी बढ़ रही है। आईएनसी प्रेसिडेंट रहे 3 टाइम्स, 1886, 1893 और 1906। 1902 नारोजी बिकेम द फर्स्ट इंडियन मेंबर ऑफ, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में पहले इंडियन मेंबर, मतलब ब्रिटिश इंडियन जो वहाँ हाउस ऑफ कॉमन्स में पहुंचे। इनकी जो बुक अगर आप पूछे जाए तो ये पूछी जाती है अक्सर, इट्स अ वेरी रिपीटेड क्वेश्चन, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये एक इनकी बुक है दादा भाई नौरोजी की तरफ से। तो ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन। अगला है आपका जन शिक्षण संस्थाएं इज अंडर एज। जन शिक्षण मतलब ये किस डिपार्टमेंट का सवाल है, वैसे किस ऐसा कुछ, हर हर बार सरकार कुछ ना कुछ पॉलिसीज या फिर अलग अलग टाइप की स्कीम्स लाती रहती है, जिससे आप एजुकेशन को बढ़ा सकें, लिटरेसी को बढ़ा सकें। अलग अलग डिपार्टमेंट हेल्थ के लिए है आपका, इंश्योरेंस स्कीम्स हैं, तो इसके लिए भी हम एक डेडिकेटेड लाएंगे, अच्छी होगी, बहुत अच्छा कंटेंट उसके लिए हम तैयार कर रहे हैं। तो वो आपको लाएंगे जो आपको लेटेस्ट स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, जिससे फ़ायदा हो कॉमन
पर्सन का, उसके लिए हम लेके आएंगे। अभी के लिए जो क्वेश्चन पूछा गया था, जन शिक्षण संस्थान इज अंडर एजीज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इज कार्ल लिनियस। ये टैक्सोनॉमी अगर आप पूछेंगे तो टैक्सोनॉमी रिलेटेड, ये हटा देता हूं मैं, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो आज भी यूज होता है, कैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना है। अगला है हु वाज द फेमस संतूर इंटरनेशनल, इसका मैंने ऑप्शन नहीं लिखा, आई एम सॉरी, अगला बार हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज अ लेजिस्लेटिव काउंसिल। असल में उस टाइम ऑप्शन में मतलब कौन सी स्टेट के पास है, उसमें था आंध्र प्रदेश, जो पीवाईक्यू में पूछा गया था। इसके बारे में बताओ, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो आती है, असल में इंडिया में बाई कैमरल सिस्टम है लेजिस्लेचर का। ऊपर तो आप जानते हैं सेंट्रल लेवल पे जो भी है राज्यसभा लोकसभा है, लेकिन प्रोविंशियल लेवल पे, स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे भी दो हाउसेज होते हैं, आपका एक लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये आती है आर्टिकल 169 से क्रिएट करना। असल में क्या है कि ये एलए के हाथ में होता है, तो ये मंजूरी देती है, फिर ये ऊपर सेंट्रल के पास जाता है कि किसी पर्टिकुलर स्टेट में रिप्रेजेंटेशन देने के लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट किया जाए। तो बेसिकली आप कहें तो जो बड़े बड़े स्टेट्स हैं इंडिया के, उनमें आपको ये मिलेगी प्रेजेंटली 6 स्टेट हैं आपको। तो ये ऑप्शन में आते हैं अक्सर कि 3 दे दिए जाए, एक नहीं है किसमें, या 3 में नहीं होती है, एक में होती है। क्वेश्चन से पूछा गया था आंध्रा से, उसमें आंध्रा में है, और बाकी स्टेट जो क्वेश्चन में मेंशन थे उसमें नहीं थी। तो आंध्र प्रदेश आपको याद रखना चाहिए, तेलंगाना, कर्नाटक, साउथ में 3 हो गई, फिर मिड बीच में आया तो महाराष्ट्र, बिहार और यूपी, तो आप समझ ही गए होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि 6 स्टेट, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार एंड यूपी, ये इन स्टेट्स में आपको लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल मिलती है। समझे आप? अगला सवाल है आपका, द मोपला रिबेलियन टुक प्लेस बिटवीन 1921 एंड 1920। मोपला रिबेलियन असल में ये केरल में हुआ था। थोड़ा सा इसमें क्या है, दंगे हुए थे हिंदूज और मुस्लिम्स की वजह। इसमें क्या था कि बेसिकली जो गांव वालों ने रिवोल्ट किया था, इसमें इसका एक धार्मिक रंग भी है, इसका एक कह सकते हैं जो आपका एक हायरार्की से रिलेटेड भी होता है कि कुछ एरिया में कुछ लोग थे जो एक पर्टिकुलर रिलीजन या फिर कह सकते हैं, तो वो मनी लेंडर्स थे या बेटर पोजीशन में थे, रिच थे उस टाइम, जो उस टाइम गांव के लोग थे पर्टिकुलर रिलीजन के, वो अलग था। तो मुपला में फिर एक टाइप का रिविलियन हुआ, लड़ाई हुई जिसमें कई लोग मरे। तो 1921 1922 हुआ केरल। यहाँ पे मैं सफाई से लिख देता हूँ इसको, केरला। तो ये हो गया आपके कुछ सवाल। मैं आपको मैंने आपको लगभग आज की क्लास में जितने भी, हाँ, बॉयल्स और चार्ल्स लॉ, उसमें पीछे सवाल आया था कि बॉयल्स और चार्ल्स लॉ किस चीज से डील करता है। तो ये दोनों देखिए, क्वेश्चन आता है कि ये डील किससे करते थे, वो डील विद गैसेस। बॉयल्स लॉ कहता है एज द वॉल्यूम डिक्रीजेस, प्रेशर मतलब दबाव बढ़ता है। आप जैसे जैसे वॉल्यूम कम करते जाओगे, जहाँ गैस एक कंटेनर है, तो प्रेशर बढ़ता जाएगा। और चार्ल्स लॉ कहता है ये टेम्परेचर, चार्ल्स का जब बात आएगी तो टेम्परेचर से रिलेटेड है। जैसे ही तापमान गिरेगा, टेम्परेचर गिरेगा, तो वॉल्यूम ऑफ गैस विल आल्सो डिक्रीज, वॉल्यूम बढ़ गिरेगी। और पॉल्स लॉ कहता था वॉल्यूम गिरेगी तो प्रेशर बढ़ेगा। आप मेरी बात समझ गए हो? तो ये थी। अच्छा, उसमें से इसी के कुछ सवाल थे, मैं देख लेता हूँ। हाँ, इसमें से एक क्वेश्चन देखिए, बॉयस लॉ चार्ल्स लॉ बच गया था। बॉयस लॉ मैंने आपको बताया, हेडक्वार्टर्स ऑफ यूएन स्टेशन इन न्यूयॉर्क। आपको मैं बता दूं, ये फैक्ट है कि यूनाइटेड नेशन 1945 में क्रिएट हुआ पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू। यूनाइटेड नेशन, ये सम जो एक प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड की, जहाँ बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं, ये 1945
1945 में क्रिएट हुई थी। इसके अलग-अलग मतलब मान लीजिए 6 ऑर्गन है, लगभग एक को छोड़ के। द आईसीजे जो मैंने पिछली बार बताया, ये द हेग में है, बाकी सब न्यूयॉर्क में। तो सिर्फ आपको एक याद अगर आप पूछा जाए, आईसीजे को छोड़ के अगर पूछा जाए, तो कोई भी यूएन की जो भी आपसे रिलेटेड कोई भी इंस्टीट्यूट है या जो भी बॉडी है, वो न्यूयॉर्क मतलब यूएसए में है। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ। यूएन के यूनाइटेड नेशन के 6 ऑर्गन है, ऑल वर एस्टैब्लिश्ड इन 1945। यूएन की जनरल असेंबली बड़े-बड़े आप देखते हैं, जैसे अभी भी इंडिया पाकिस्तान में जब चलता है, कोई इश्यूज चलते हैं, तो वहाँ पे बहस चलती है, वाद विवाद चलते हैं, कंट्रीज अपनी बातें पुट फॉरवर्ड करती है, फॉर मतलब वहाँ डिस्कशन चलता है अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा। तो यूएन के 6 ऑर्गन आप देख सकते हैं, यूएन जनरल असेंबली एनवाई, यूएन से यूएनएससी एनवाई जो अभी क्वेश्चन में पूछा गया है, यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल एनवाई, ट्रस्टीशिप काउंसिल एनवाई, आईसीजे द हेग में इनकी लोकेशन था, यूएन का सेक्रेटरीट एनवाई। तो आप ये देख सकते हैं, एक्सेप्ट द हेग ये नीचे लिखा हुआ है। तो मैं आपको इसमें कुछ चीज़ें हम आपको बताई है। यूएन का भी एक अलग से पीडीएफ होना चाहिए। देखिए, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर आप जाए, मैं अभी पीवाईक्यू को सॉल्व कर रहा हूँ, अलग अलग लेवल पे अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, कुछ मेरी भी स्पेशलाइजेशन इतनी अच्छी नहीं है। तो जस्ट आई एम जस्ट ट्राइंग कि जितना भी जल्दी आपको मैं अभी पीवाईक्यू सॉल्व करा पाऊँ डिस्क्रिप्टिव लेवल पे, हम अपने चैनल की तरफ से आपको आगे हर एक टॉपिक हर एक सब्जेक्ट को कवर कराएंगे। तो आई होप आपको ये लेक्चर मेरा अच्छा लगा होगा। मेरा नाम है अर्पित मिश्रा। सो प्लीज़ अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ इसको चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, जितना बता सकें प्लीज़ हमारी हेल्प करिए। वी आर हियर टू हेल्प यू कि आप अच्छा से अच्छा परफॉर्म कर सकें अपने एग्जाम्स में, आप एग्जाम को क्रैक कर पाएँ। बेसिकली हमारा यही मोटो रहेगा। इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, क्लास चलती रहेंगी, बट प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, एंड प्लीज़ डू योर एफर्ट, डू योर बेस्ट। जो भी पिछली बार किया था उससे इम्प्रूव करना ही है। अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो आपको पता है ये तो बेसिक है। तो आप प्लीज़ अपना एफर्ट चालू रखिए। सो यस।